नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जब भी मार्केट गिरता है तो हम में से ज़्यादातर लोग या तो घबराकर सेल करते हैं और जो बहुत ही अपने आप को बहादुर समझते हैं वो और ज़्यादा पैसे डालते हैं। हमें एक नॉर्मल सिनेरियो में अगर मार्केट गिर रहा हो, मार्केट करेक्ट हो रहा हो, ये दो चीज़ें करनी होती हैं। पहली चीज़ करनी होती है कि हमें किसी भी तरीके से कोशिश करके मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, निकलना नहीं है, भागना नहीं है। दूसरा, अगर मान लो आपके पास और पैसे जुगाड़ हो सकते हैं और पैसे आप अरेंज कर सकते हो तो कुछ पैसे और अरेंज करो और उसमें और ज्यादा पैसे लमसम में कोई शेयर, कोई फंड ऐसा लग रहा है कि जो और ज्यादा आगे चलकर रिटर्न देगा, उसमें और ज्यादा पैसे डालकर इन्वेस्टमेंट करना। अब बात ये होती है कि मार्केट गिर रहा है तो ये ज्यादातर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब वहां पर पैसे बनेंगे और पैसे बनेंगे तो आपको किसी न किसी फंड में, किसी न किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं आज आपको 5 ऐसे फंड बताऊंगा कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं ये कोई रैंडम आपको फंड का नाम नहीं बता देने वाला हूं, मैं डेटा के साथ, डिटेल के साथ आपको बताऊंगा और उसके पीछे लॉजिक भी दूंगा। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ये केवल ओपिनियन के बेसिस पे नहीं है। ये मैं जो आपको बताने वाला हूं ये किसी रैंडम थॉट प्रोसेस के बेसिस पे नहीं है। इसके पीछे डिटेल अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत होती है जब हम मार्केट करेक्शन के बारे में बात करते हैं, जब हम मार्केट में और ज्यादा पैसे डालने के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मार्केट में इन्वेस्टेड रहना। एक मैं आपको डेटा बताता हूं। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डाले होते या मान लो आप 10,000 रुपए हर महीने डाल रहे होते और लगातार आपका SIP चल रहा है पिछले 30 सालों से, या आपने मान लो इंडेक्स फंड में पैसे डाल दिए होते ना, निफ्टी 50 या इसी तरीके के किसी इंडेक्स फंड में 1 लाख रुपए आपने डाल दिया और 30 साल से आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो करीब 13.5% के आसपास, 13.6 13.7% के आसपास आपको कैगर मिलता। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं। और ये आपका 1 लाख रुपए करीब 27-28 लाख रुपए के आसपास हो जाता। मतलब 27-28 गुना 30 साल में। बहुत अच्छा रिटर्न है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इसमें केवल 15 दिन आप मिस कर देते, मान लो आप किसी दिन डर से पैसे अपने निकाल देते फिर एक दिन बाद इन्वेस्ट कर देते, जो इस 30 सालों में 15 सबसे अच्छे दिन रहे हैं, उस दिन आप मिस कर देते तो आपका रिटर्न केवल 9% के आसपास रह जाता। 13.5% से 9% रह जाता और आपका वेल्थ करीब 40% कम बनता। और अगर मान लीजिए आपने, ये मैं डेटा मैंने लिखा हुआ भी है, और मान लीजिए आपने 30 बेस्ट डेज मिस कर दिए होते तो वेल्थ आपका 85% कम बनता और आपका कैगर मिलता 5.9%। मतलब 30 साल आप इन्वेस्टेड थे लेकिन आपने 30 दिन मिस कर दिए जो सबसे अच्छे मार्केट के लिए थे, तो आपका वेल्थ करीब 85% कम बनता आज की डेट में। अभी ये वो 30 दिन होते कौन से हैं? कैसे आपको पता चलेगा कि वो 30 दिन कौन से आएंगे? देखो, पुराना और पास्ट डेटा तो देखकर हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन से वो 30 सबसे अच्छे दिन रहे, राइट? लेकिन आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, 18 मई 2009 को मार्केट एक दिन में, ध्यान से सुनिए, 18 मई 2009 को मार्केट एक दिन में 17.5% जंप करता है, ऊपर जाता है एक दिन में 17.5%। तो अगर किसी ने 18 मई की जगह पर मान लो मार्केट गिर रहा है तो 17 मई को वो एग्जिट ले लेता, तो अगले दिन उसको 17.5% जो मार्केट ऊपर गया उसका बेनिफिट कभी भी नहीं मिलता। पास्ट डेटा देखकर ये बताया जा सकता है लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। फिर क्या करें? ज्यादातर ये जो बेस्ट डेज आते हैं मार्केट फॉल के बाद आते हैं। जब मार्केट गिरता है उसके बाद ही ये सबसे बेहतरीन दिन आते हैं। अभी भी आप देखोगे, आज मैं 12 अप्रैल को
ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी पिछले 5-6 दिनों में करीब 4 दिन मार्केट ऊपर गया है। 1%, 1%, 1%, फिर 3%। अब आपको लग रहा होगा कि 5-6% बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम पिछले 1.5 साल से 2 साल से देख रहे हैं मार्केट नीचे ही जा रहा है। उसके हिसाब से ये 4% ऊपर जाना, 3% ऊपर जाना एक अच्छा मार्केट का कमबैक लग रहा है। आगे क्या होगा पता नहीं। इजराइल और इजराइल, यूएस और ईरान के का वार चल रहा है, उसमें चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं। क्या होगा आई एम नॉट श्योर, बट जब मार्केट नीचे गिरता है तभी जनरली ये ऊपर जाता है। तो मार्केट लीनियर नहीं होता, मार्केट हमेशा अप्स डाउन्स के साथ चलता है। और जब आप डाउन्स पर हो तो आप समझो कि अप्स आ सकता है, 1 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा या 10 दिन में आएगा, नो वन नोज। बट मार्केट के एनालिसिस, मार्केट के सेंटिमेंट्स, टेक्निकल चार्ट्स, वो सारी चीजें बताते हैं। बट एज ए कॉमन इन्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें मार्केट में बने रहना, वहां से किसी भी तरीके से ना निकलना। मार्केट से हम निकलते क्या है, क्यों है? केवल 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है इमरजेंसी और दूसरा रीजन होता है फियर। फियर कि यार मार्केट और नीचे चला गया तो, मेरा पोर्टफोलियो अभी रेड में है, और ज्यादा नीचे चला गया और लॉस हो गया तो। हम वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बारे में, लॉन्ग टर्म मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो वो बचे ही 4,000 रुपए महीने के आखिरी में थे ना, वही तो हम एसआईपी में डाल रहे थे। अभी मार्केट नीचे आ गया, वी डू अंडरस्टैंड दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी, हमें ढेर सारा पैसा डाल के ज्यादा यूनिट्स परचेज करनी चाहिए। मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत बेनिफिट होगा। यार पैसे ही नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है, और उसी पे तुम ज्ञान दे रहे हो। तो फियर सबसे बड़ा रीजन होता है, तो फियर में नहीं आना है। जब तक कि कोई मार्केट या सारी चीजें सब कुछ ठीक ठाक चल रही हैं, थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है, कोई एक पर्टिकुलर फंड, कोई एक पर्टिकुलर शेयर बहुत ज्यादा लॉस जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब उस फंड में गड़बड़ है, उस शेयर में गड़बड़ है, उसके लिए हम लोग करेक्टिव मेजर्स लेंगे। बट मार्केट ही पूरा ऊपर नीचे चल रहा है, नीचे जा रहा है, तो हमें पेशेंस के साथ रहना है, डरना नहीं है, फियर में नहीं आना है। दूसरा, इमरजेंसी। इमरजेंसी तो आ जाती है, कभी हेल्थ की इमरजेंसी, कभी जॉब चली गई, लॉप्स हो गए, घर में और किसी तरीके की इमरजेंसी आ गई। तो भाई कुछ बेसिक चीजें तो अपने हाथ में है, वो करना है ना। पहली चीज इमरजेंसी फंड, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ऑफ कोर्स, राइट। ये चीजें ना केवल आपको इमरजेंसी में काम आती हैं, बल्कि आपका जो इन्वेस्टेड फंड है उसको भी प्रोटेक्ट करती हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आज जब मार्केट गिरा हुआ है आप वो पैसे नहीं निकालोगे ना जो आपके इन्वेस्टेड है। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और इमरजेंसी आ गई, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो बट ऑब्वियस आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो आप लोन ले लोगे, या जो आपका फंड अभी ऑलरेडी रेड में दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट में लॉस में है, उसे आप बेच दोगे, उससे निकल जाओगे। और एक बार ही उसे आपने खर्च कर दिया, दोबारा आप इन्वेस्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हु नोज। तो जब हम अपने इमरजेंसी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो वो केवल हमारी इमरजेंसी के लिए नहीं होता, वो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए भी होता है। और एक चीज ये समझना है कि मार्केट क्रैश ज्यादातर समय में अपॉर्चुनिटी ही लेकर आई है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। 2006 में मार्केट 30% फॉल हुआ, 30% गिरा। 2008 में 60% मार्केट गिरा। कोविड के समय में 40%, 37%, 8% के आसपास 1-1.5 महीने में ही नीचे आ गया। और ये जो हम बेस्ट रिटर्न डेज की बात कर रहे हैं ना, कि 30 दिन, 15 दिन सबसे बेस्ट रिटर्न डेज हैं पिछले 30 सालों में, वो इन्हीं क्रैशेस के बाद है। जब भी मार्केट नीचे गई है उसके बाद ही है। और आप देखो, मार्केट गिरता है, अपॉर्चुनिटी देता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, रिस्क ज्यादा हो रहा है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, कुछ बातें बताता हूं कि कौन कौन से फंड्स, मैंने थोड़ा सा उनका डिटेल बनाया हुआ है। तो पहला फंड है स्मॉल कैप।
स्मॉल कैप में भी आपको क्या चूज करना चाहिए ये आप पर डिपेंड करेगा, बट किन बेसिस किन पैरामीटर्स पर चूज करना चाहिए ये मैं आपको बता सकता हूं। जैसे पहली चीज है, स्मॉल कैप में एक तो मतलब पैसिव फंड्स है और एक एक्टिव फंड्स है। तो हम अगर इसमें पैसिव फंड्स में देखें, एग्जांपल लेते हैं, तो हाईएस्ट एनएवी 20 रुपए के आसपास और करंट एनएवी 16 रुपए के आसपास। इसका मतलब 20% के आसपास का करेक्शन हुआ है। और अक्रॉस अगर मल्टीपल इंडेक्स फंड देखें तो 19% से 21% का फॉल हुआ है, मतलब सिमिलर मूवमेंट है। पैसिव इन्वेस्टर्स, अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन समय है। और स्मॉल कैप में ही अगर आप एक्टिव फंड्स देखेंगे तो हाईएस्ट एनएवी 50 का रहा है और करंट एनएवी 36 का है। 28% का करेक्शन हुआ है। एक्टिव फंड्स जितने भी हैं वो और ज्यादा करेक्ट हुए हैं। तो अगर आपके पास और ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता है, क्योंकि जो एक्टिव फंड्स है उसमें फंड मैनेजर्स है जो चीजों को मैनेज कर रहे हैं, और जो पैसिव फंड्स है वो नॉर्मली उस इंडेक्स के नंबर्स को चेज कर रहे होते हैं, तो उसमें उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगता। जो एक्टिव फंड्स होते हैं उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कौन सा फंड लेना है कौन सा नहीं लेना है, चूज कर उसमें। तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है बट रिटर्न भी ज्यादा आता है। अभी 28% करेक्शन हुआ है, पैसिव में केवल 20% का करेक्शन हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखें तो एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बट ये फिर ज्यादा रिस्की भी है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से हम मिड कैप एनालिसिस भी कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स फंड अगर आप देखोगे तो करेक्शन इसने दिया है 10% का, रिलेटिवली स्टेबल है आप अगर स्मॉल कैप से कंपेयर करोगे। और मिड कैप में ही जो एक्टिव फंड्स हैं उसने करेक्शन दिया है 26 से 28%। ये सिमिलर है स्मॉल कैप के एक्टिव फंड्स के साथ। तो आप देखोगे इसमें अपॉर्चुनिटी आपको मिड कैप में भी उतनी ही है जितनी स्मॉल कैप के एक्टिव फंड्स में है। रीजन वही होता है कि एक्टिव फंड्स जो होते हैं उसमें जो फंड मैनेजर्स हैं वो खुद से चूज कर रहे हैं, और जो पैसिव फंड्स हैं वो अपने इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत होती नहीं है। अब लार्ज कैप में भी हम देखते हैं, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में 10 से 12% का करेक्शन हुआ है, बट एक्टिव फंड्स में भी 10 से 12% का ही करेक्शन हुआ है। तो अगर स्टेबिलिटी वाइज देखोगे मार्केट कब तक गिरता रहेगा, कितना गिरेगा, कितना वोलेटाइल है, उस हिसाब से आप देखोगे तो आप लार्ज कैप आपके लिए बेटर ऑप्शन है। बट अगर आप अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखोगे तो सबसे कम अपॉर्चुनिटी इसमें है, क्योंकि इसका करेक्शन ही 10 से 12% हुआ है। और हम जानते हैं कि लार्ज कैप मतलब जब रिटर्न भी अच्छा देता है तो ऑन एन एवरेज वही 12% 14% के आसपास देता है। तो हमें मिड कैप लेना है, स्मॉल कैप लेना है या लार्ज कैप लेना है, तीनों में अपॉर्चुनिटीज हैं, अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज हैं, बट हमें क्या सूट करता है इस पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या लेना है। एक और हम फ्लो फंड देख लेते हैं, थैमेटिक फंड्स देख लेते हैं। हाई रिस्क हाई अपॉर्चुनिटी फंड्स है। थैमेटिक फंड्स में पीक एनएवी रही है 13 रुपए की और करंट एनएवी है 7.7 की। 40% करेक्शन हुआ है, 40% करेक्शन। जैसे रियल एस्टेट हाई साइक्लिकल है, बूम और बो सेक्टर है ना, 40% फॉल हुआ है, हेल्दी करेक्शन है, तो ये ले सकते हैं। आईटी सेक्टर भी आप देखोगे उसी तरीके से। बट जब हम लोग थैमेटिक सेक्टर मतलब होता है जैसे केवल आईटी, केवल फिनेंस, है ना, केवल क्लीन एनर्जी, केवल ग्रीन एनर्जी, है ना, केवल डिफेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ऐसा। तो जब कोई एक पर्टिकुलर थीम के बेसिस पे जो फंड्स होते हैं उसे हम लेते हैं तो थैमेटिक हम उसको बोल रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें थेमेटिक फंड में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम 12% 15% के आसपास, क्योंकि हाईली वोलेटाइल होते हैं। अभी यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये अपने पीक से कितना करेक्ट हुआ है, 40% करेक्ट हुआ है आज की डेट में। अभी करंट का एनएवी है 7.7 और पीक इसका एनएवी 13 तक था, तो 40% ये करेक्ट हुआ है। 40% बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि ऊपर तो जाएगा कभी ना कभी। तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है, मैंने आपको इसके सिम्टम्स बताए हैं
इसके प्रोज कॉन्स बताए हैं, किसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये बताया है। मैं आपको रिकमेंड कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट या सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट गाइड देने के लिए अथराइज नहीं हूँ, तो मेरी अथॉरिटी भी नहीं बनती। मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, खूब इन्वेस्टमेंट करता हूँ, दबा के इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मुझे सब चीज़ें समझ में आती हैं, मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, उसके बेसिस पे मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हाँ, अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।